कहते हैं दो अलग अलग देशों के सैनिक या तो पक्के दोस्त हो सकते हैं या फिर कट्टर दुश्मन। मौजूदा स्थिति में इन शब्दों को अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर इसी स्थिति को मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों के साथ जोड़कर देखा जाए तो आपको तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। आज हम आपको भारत की उस रणनीति के बारे में बताएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारत का एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, और इसके लिए भारत ने एक ऐसे देश को चुना है जिसे आप भारत का गहरा मित्र यानी गहरा दोस्त भी कह सकते हैं। मैं ओमान की बात कर रहा हूं। यह जानकारी से भरपूर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। हमने कई बार आपको भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताया है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा। भारत ने कई साल पहले ही लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे चीन के कट्टर विरोधियों के साथ रक्षा संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब भारत ने पश्चिम के देशों में भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों के साथ भारत अपने सैन्य और कूटनीतिक संबंध और बढ़ा रहा है ताकि पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और चीन की टीम के खिलाफ एक तरह का गठबंधन तैयार किया जा सके। मिडिल ईस्ट और खाड़ी के लगभग सारे देश न केवल व्यापार के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एशिया में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे इस्लामिक स्टेट से मुकाबले के लिए भी ये जरूरी है। आपको याद दिला दें कि इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूएई के प्रिंस जायद चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, और उस परेड में यूएई का सैनिक दस्ता भी शामिल हुआ था। लेकिन भारत खाड़ी के इन देशों के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है, और उनमें ओमान का स्थान बहुत खास है। ओमान एक ऐसा देश है जो खाड़ी में भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साधारण भाषा में कहें तो आप भारत और ओमान की दोस्ती को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक असरदार जुगलबंदी भी कह सकते हैं। इस गठबंधन का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि करीब 36 लाख की आबादी वाला ओमान कहने को भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की कूटनीतिक चाल के खिलाफ एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी के इलाकों में ओमान पहला ऐसा देश था जिसने वर्ष 1970 में भारत के साथ सैनिक रिश्तों की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये रिश्ते बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते भारत और ओमान के सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में एक जॉइंट एक्सरसाइज की है जिसका मकसद है एक दूसरे की रणनीति और काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझना। इस एक्सरसाइज से यह भी पता चला कि किसी भी आतंकी घटना की स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगी और उनकी क्षमताएं कैसे बढ़ जाएंगी। आज हमने इस खास एक्सरसाइज का एक एक्शन पैक डेमो खास आपके लिए तैयार किया है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 39 डिवीजन की जय, 39 डिवीजन की जय। ये भारत की खाड़ी के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों की शुरुआत है, पक्की और मजबूत। भारत और ओमान की सेनाएं साथ साथ अपने साझा दुश्मनों पर वार करना सीख रही हैं। एक्सरसाइज का नाम ही मकसद साफ कर देता है, इंशाल्लाह अल नजह यानी कामयाबी।
भारत और ओमान के सैनिकों ने घने जंगल में आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया है और अब बेहद सतर्कता से उस अड्डे के पास जाकर उसे तबाह कर रहे हैं। इसे साडो यानी सीक एंड डिस्ट्रॉय कहा जाता है। भारतीय सैनिकों ने दशकों तक कश्मीर में इस किस्म की कार्रवाइयां की हैं और अब ओमान के सैनिकों को इसका तजुर्बा हो रहा है। यहाँ हिमाचल के घने जंगलों में भारत और ओमान के सैनिक एक दूसरे से आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के गुर सीख रहे हैं। दरअसल ओमान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह पर है जहाँ चारों तरफ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इस्लामिक रेडिकल्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और बहुत सारी चीज़ें भारत ओमान को सिखा सकता है। चारों तरफ से रेडिकल्स से घिरे रहने के बावजूद भी ओमान का कोई भी नागरिक अभी तक आईएसआईएस में शामिल हुआ है ऐसी घटना सामने नहीं आई है, जबकि उससे जस्ट बगल वाला उसके करीब का मुल्क यमन हमेशा से आतंकवादियों का एक पसंदीदा रिक्रूटमेंट सेंटर रहा है। और यहाँ अब भारत और ओमान के सैनिक आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के गुर एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं। घेरे से बचकर भागे आतंकवादी को रोकने के लिए ये मोबाइल चेकपोस्ट यानी एमसीपी लगाया गया है, किसी भी सड़क पर गाड़ियों को रोकने और तलाशी लेने के लिए। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों में मुठभेड़ बेहद तेज और बेरहम होती है। ये जाल में फंसे किसी आतंकवादी के लिए बचने का आखिरी मौका होता है। भारत और ओमान के सैनिक एक दूसरे से आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ करना सीख रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन नीतीश भट्ट हैं। कैप्टन भट्ट, दो कंट्रीज़ जब साथ मिलकर काम करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं। ओमान और इंडिया ये दोनों एक दूसरे से किन टैक्टिक्स में एक्सचेंज कर रहे हैं? आप लोग क्या यहाँ पे एक दूसरे को सिखा रहे हैं? देखिए, उनकी काम करने का टेरेन अलग है, उनका टास्किंग ही पूरी तरीके से अलग है, जबकि हम लोगों का आपको भी पता है द वास्ट एक्सपेंस दैट आवर कंट्री हैज़, वी आर सब्जेक्टेड टू मेनी टेरेन। हमारे कंट्री में ग्लेशियर से लेकर के डेजर्ट से लेकर के ओशन सब कुछ है, तो हमारी टैक्टिक्स उस टेरेन के हिसाब से डिफाइंड है। तो अभी हमने भी उनसे सीखा कि जो भी लिमिटेड टेरेन उनके पास अवेलेबल है उसमें वो लोग कैसे बेसिक टैक्टिक्स वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने भी हमसे सीखा कि हमारे पास क्योंकि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, फिर हमारी एक बहुत पुरानी आर्मी है, तो हम लोग बैटल हार्डेंड हैं, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उन्होंने भी मौका लगते ही हमेशा वो पूछते थे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में। अभी आप लोग यहाँ पे जंगल और सेमी अर्बन यानी गांव के इलाके में कार्रवाई करने का आपने अभ्यास किया है साथ में मिलकर, और आपकी ये कार्रवाई कल से चल रही है, लगातार पूरी रात आपने कार्रवाई की, पूरे दिन अब चलेगी और शायद कल की रात भी चलेगी। इस दौरान ओमान के आर्मी के जो ट्रुप्स थे और इंडियन आर्मी के जो ट्रुप्स थे उनको कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ी, और कैसे वो ओमान आर्मी के ट्रुप्स भी ये मुश्किल लगातार झेल रहे हैं? कब से नहीं सोए? आप भी बहुत थके लग रहे हैं। कितना वक्त हो गया? नॉट मच, 24 आवर्स। यानी 24 आवर्स से आप लोग लगातार इस जंगल में कार्रवाई कर रहे हैं। ओमानी ट्रुप्स आपके साथ हैं? हाँ जी। उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? वो भी सोल्जर हैं अपनी कंट्री के, एंड वो भी सिलेक्टेड बेस्ट लॉट है जो कि अपनी कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टफ हैं, और एक बहुत अच्छी आर्मी है जिसके साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये साझा अभ्यास आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से कहीं ज्यादा बड़े उद्देश्य के लिए है। भारत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी के प्रिंस को मुख्य अतिथि बनाया था। Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में तिरंगी रोशनी की गई थी और यूएई के सैनिक दस्ते ने भारतीय सैनिकों के साथ राजपथ पर मार्च किया था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने पिछले महीने ही यूएई के साथ साथ ओमान का भी दौरा किया। एक दशक से कुछ ज्यादा वक्त हुआ होगा जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत सुदूर पूर्व के देशों के साथ अपने सैनिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने शुरू किए, और एक दशक से ज्यादा
लंबे अरसे तक चली इस कूटनीतिक कवायद के जरिए आज भारत सुदूर पूर्व के वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देशों की मदद से चीन को बहुत कामयाबी के साथ उसके पिछवाड़े में ही घेर रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में अभी भी परंपरागत इस्लामिक कूटनीति के जरिए पाकिस्तान और उसके सहारे चीन का दबदबा है। यानी पूर्व एशिया के बाद अगर भारत को पश्चिम एशिया में अपनी ताकत मजबूत करनी है तो उसके लिए ओमान से बेहतर देश और कोई नहीं हो सकता। ओमान पर्शियन गल्फ के मुहाने पर है। यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जहां से भारत अपना प्रभाव शुरू करता है पर सीधे नजर रखी जा सकती है। ओमान के दक्षिण में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं जिन पर भारत के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए नजर रखनी जरूरी है। साथ ही ओमान के जरिए चीन पाकिस्तान के सबसे मजबूत और आधुनिक बंदरगाह ग्वादार तक पहुंच आसान है। इसलिए ओमान में भारतीय नौसेना को लंगर डालने और जहाज ठहराने की सुविधा मिलना महत्वपूर्ण है। भारत ओमान के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझता है। ओमान और भारत के सैनिक संबंध 1970 से शुरू हुए। दरअसल ओमान खाड़ी देशों में सबसे पहला है जिसने भारत के साथ सैनिक संबंध स्थापित किए। 1996 और 1998 में इन संबंधों को और मजबूती मिली। 2004 से भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ अभ्यास शुरू किया। 2008 में इन सारी चीज़ों को औपचारिक शक्ल दी गई और भारतीय और ओमानी नौसैनिक दस्ते 2 साल में एक बार नसीम अल बहर यानी कि समुद्री बयार नाम की एक्सरसाइज करते हैं। यानी खाड़ी देशों में इकलौता ओमान है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं अभ्यास करती हैं और ये भारत की खाड़ी देशों में उस पूरे इलाके में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सैनिक कामयाबी है। ओमान दुनिया में ऐसा पहला देश था जिसने भारत में बनी इंसास राइफलों की खरीद शुरू की थी। ये ओमान का भारतीय सैनिक तकनीक में भरोसा दिखाता है। भारत में ओमान के नौसैनिक प्रशिक्षण भी लेते हैं। अल नजह जैसे अभ्यासों की बदौलत दोनों देशों के सैनिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हमने इनको आपस में जो कोऑपरेशन था ये सीखा कि हाँ, एक टेररिस्ट को इनको सिखाना था कि हम हमारी कंट्री में हम टेररिज्म को कैसे घेर के पकड़ते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। और हमने इनकी से ड्रिल सीखी, इन्होंने हमारी ड्रिल सीखी, जिससे कि हमारी दोनों की ड्रिल जो अच्छे पॉइंट हैं आपस में अडॉप्ट किए हमने। ओमान आर्मी का रिएक्शन क्या था इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज का? बहुत बढ़िया था कि ओमान आर्मी ने बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगा। हमने ब्रिगेडियर साहब से बात किया, उनको बहुत अच्छा लगा। खाड़ी के देशों में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। भारत खाड़ी देशों से न केवल भारी मात्रा में व्यापार करता है बल्कि अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए भी वो इसी इलाके पर निर्भर है। इसलिए भारत के लिए यहाँ अपने मजबूत रिश्ते रखने जरूरी है। ओमान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि भारत अगर मध्य पूर्व और गल्फ के इलाके में अपनी पहुंच बनाना चाहता है तो उसके लिए ओमान से बेहतर जगह दूसरी हो नहीं सकती। ओमान ठीक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर पड़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे है जहां से भारत अपना प्रभाव शुरू करता है। ग्वादार बंदरगाह पर भी ओमान के जरिए सीधी नज़र रखी जा सकती है। इस स्थिति में चाहे भारतीय और ओमान की सेनाओं की अल नजह एक्सरसाइज हो या भारतीय नौसेना को ओमान के दुक्म बंदरगाह में लंगर डालने और रिप्लेनिशमेंट की सुविधा, ये मदद भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों की बात की जाए तो। कैमरामैन दिनेशन के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बकलो, हिमाचल प्रदेश। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि दोस्तों पर शक करने से अच्छा है दोस्तों के हाथों धोखा खा लेना। कन्फ्यूशियस चीन में पैदा हुए थे और अगर वो आज भी जीवित होते तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति देखकर उन्हें अपने ये शब्द शायद वापस लेने पड़ते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी देश चीन से दोस्ती करते हैं, चीन उन्हें बदले में सिर्फ धोखा देता है और कोई भी स्वाभिमानी देश बार बार धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चीन ने भारत को एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। इसलिए भारत ने चीन का इलाज ढूंढने के लिए कन्फ्यूशियस नहीं बल्कि चाणक्य की नीति का पालन करने का फैसला किया है। और चाणक्य की नीति कहती है, दुश्मन की कमजोरी का पता लगाकर वहीं पर वार करना चाहिए।